एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सिविल जज के बारे में। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूपीसीजे के एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ये कितने लेवल में होता है और इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। तो हम फुल डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस और कैसे इसके प्रिपरेशन करने वाले हैं, इस कैसे की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश सिविल जज का, ये कितनी लेवल में होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं हर एक जुडिशरी में जैसा होता है वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी होता है। ये 3 लेवल में होता है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें MCQs पूछे जाते हैं आपके। फिर जो सेकेंड लेवल है वो है हमारा मीन्स, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है जिसमें मार्क्स जितने आते हैं, और उसके साथ ही थर्ड में होता है इंटरव्यू, ठीक है। थर्ड लेवल होता है इंटरव्यू जिसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। अब ये इन दोनों लेवल का जो मार्क्स है ना, इसके एग्रीगेट से डिसाइड होता है कि आप जज बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये दोनों होता है आपका डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। आपकी जो नॉलेज है ये प्रिलिमिनरी एंड मीन्स में चेक कर ली जाएगी। इंटरव्यू में बेसिकली चेक किया जाता है आपका नेचर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, बिहेवियर कैसा है, आप प्रेशर के सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, क्या आप पैनिक करते हो, कि कैसे डील करते हो उसको, कामली डील करते हो, आप कितने हम्बल हो। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में चेक की जाती हैं, ठीक है। बेसिकली इन दोनों में आपका नॉलेज चेक कर लिया जाता है, इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है कि आप जज बनने लायक हैं भी कि नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्कीम। अब हम चलते हैं कि जो ये 3 लेवल का एग्ज़ाम है इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे प्री के सिलेबस। प्री का जो हमारा सिलेबस है हम वो देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो ये जो है इसमें प्री में भी जो होता है ना, 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 हमारा, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो होता है जीके एंड पेपर 2 जो होता है वो होता है लॉ, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब पेपर 1 जो जीके होता है उसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहली चीज़ जो पूछी जाती है वो है हिस्ट्री और इंडियन कल्चर पूछा जाता है, ठीक है। इंडियन कल्चर के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपके पॉलिटिक्स के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है, जो करंट में चल रहा है इन सब के पॉलिटिक्स। फिर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड में आपका क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इसके सिलेबस में इंक्लूडेड है। जस्ट अ सेकेंड, या इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इसके सिलेबस में। फिर जो है आपका साइंस के बारे में पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके बारे में भी पूछा जाएगा आपसे। देन जो है आपका पूछा जाएगा वो है वो आपका पूछा जाता है इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है इसके सिलेबस में, जीके के सिलेबस में। फिर जो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पूछा जाता है। एंड जो हमारा बचता है देन आईटी के बारे में पूछा जाता है, आईटी और स्पेस के बारे में भी पूछा जाता है। यहाँ थोड़ा हॉस पॉस हो गया, मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो जीके पेपर 1 में पूछी जाती है जो कि जीके होता है, इसमें स्टैटिक्स जीके भी होता है और करंट अफेयर भी होता है। बेसिकली किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो ये है हिस्ट्री और इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटिक्स, और फिर इंडिया और वर्ल्ड की जितनी भी खबरें हैं, न्यूज़ है, वो सारी। फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। फिर आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी। फिर जो है इंडियन इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। एंड देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईटी एंड स्पेस। ये बेसिकली जो आप पढ़ोगे ना, 1 साल के जो आपके करंट अफेयर है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है ना, उसी से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी पूछी जाती है आपको, ठीक है। उसी से घुमाकर कहीं को आपको पूछ लिया जाएगा। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आपका फोकस स्टेट यूपी है तो यूपी एंड बिहार, इन दोनों स्टेट के लिए जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना है। मैगज़ीन आप ले सकते हैं, मैगज़ीन जो मंथली मैगज़ीन आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, और भी दूसरी मैगज़ीन्स भी आती हैं।
ठीक है। तो आप वो सब लेके पढ़ सकते हैं। एंड देन एमसीक्यू सॉल्व करिए, बहुत सारी यूट्यूब चैनल है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। मैं भी आपको हेल्प करूँगी वंस अ नोटिफिकेशन कम आउट। लेकिन आप बिल्कुल वेट ना करें, आप डेली जीके को साथ में लेके चले। जितना आप वेटेज लॉ को दे रहे हैं उतना ही आपको जीके को भी देना ज़रूरी है, खास करके यूपी और बिहार में। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारी स्ट्रेटेजी फर्स्ट पेपर की। ठीक है, अब जो प्रीलिम्स में जो हमारा सेकेंड पेपर आता है, पेपर 2 जो आता है वो होता है लॉ का। ठीक है, लॉ के पेपर में अब हमारा सिलेबस क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है जो हमारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आएगा वो है हमारा जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस यूपी में आता है, बहुत कम स्टेट में आता है, जैसे कि यूपी में आता है, उड़ीसा में भी आता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उड़ीसा में भी जूरिस्प्रूडेंस है, बट ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं, आप नहीं भी ले सकते हैं। फिर झारखंड में भी पूछा जाता है, झारखंड में मेंस में पूछा जाता है। मैंने अपने वीडियोस में बताया था कि आपको झारखंड का सिलेबस क्या है। झारखंड में मेंस में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता। ठीक है, दूसरा जो आपका सब्जेक्ट इसमें आता है, आपके लॉ में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते क्योंकि ये जीके में भी पूछा जाएगा और लॉ में भी पूछा जाएगा। फिर जो इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल करंट अफेयर भी यहाँ इस जो पेपर है इसमें भी कवर हो जाता है। 2018 की जो वैकेंसी थी, हम जानते हैं कि 600+ वैकेंसी थी, ऑलमोस्ट 610 वैकेंसी थी आई थिंक। तो वहाँ जो वैकेंसी थी ना, उस पेपर में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, तो बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते। इस बार भी जो वैकेंसी आने वाली है, जैसे मैंने आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन वाले वीडियो में बताया था, 250+ वैकेंसी तो ज़रूर आएगी यूपी में, क्योंकि 2018 के बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, अब और देख लेते हैं आगे सब्जेक्ट क्या पूछा जाता है। यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर जो पूछा जाता है वो है इंडियन पीनल कोड, आईपीसी भी हमारा पूछा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं प्रोसीजरल लॉ में, जहाँ हमारा पूछा जाता है हमसे सीआरपीसी। ठीक है, और क्या पूछा जाता है हमसे, सीपीसी पूछा जाता है। फिर क्या पूछा जाता है हमसे, इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाता है। ठीक है, एंड देन जो है हमारा वो हमारा बच गया कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमसे पूछा जाएगा यूपी में। ठीक है, आई होप मैंने सब कवर कर लिया। हाँ, एक और बच गया आपका, जो है आपका वो है कॉन्स्टी। ठीक है, कॉन्स्टी, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ, मैं इसको भी एक बार रिपीट कर दूंगी ताकि आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स हो गए, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, करंट अफेयर हो गया इंटरनेशनल, फिर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, इंडियन पीनल कोड, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी हो गया, फिर सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी हो गया आपके पास, फिर आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लॉ पेपर में जो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस ख़त्म। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि हमें लिखने को ज़्यादा स्पेस मिले, क्योंकि मेंस के सिलेबस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम आएंगे कि मेंस में हमारा क्या सिलेबस है। मेंस में जो है यहाँ 5 पेपर होते हैं, 5 पेपर्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है क्योंकि आपका फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग करके ये लेते हैं। तो आप जब बैठते हो एग्जामिनेशन में तो आपकी तैयारी पहले होनी चाहिए एकदम स्ट्रॉन्ग, और आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि आपको रिवाइज का ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी वक्त आप शॉर्ट नोट्स बना लो कि आप थोड़ा सा देखो और आपको याद आ जाए कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो आप ऐसे नोट्स भी अपने साथ साथ तैयार कर सकते हो जो आपको लास्ट मोमेंट में मदद करेंगे। अब जो हमारा मीन्स पेपर 1 है ना, पेपर 1 का हमारा सिलेबस क्या है वो हम देख लेते हैं। ये हमारा पेपर 1 जीके आता है मेनली। ठीक है, अब जीके में सेम सिलेबस है ऑलमोस्ट जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आता है, जो कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, देन आपका करंट अफेयर्स हो गया 1 ईयर का, फिर इंडिया एंड वर्ल्ड आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स आ जाएगा आपका, देन आपका जो है डेवलपमेंट ऑफ साइंस, यानी कि साइंस आएगा आपका, साइंस भी है आपके सिलेबस में। ठीक है,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका पेपर 1 का सिलेबस। अब पेपर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ जीके ख़त्म हो जाता है और ये है हमारा लैंग्वेज पेपर, ठीक है, लैंग्वेज पेपर है पेपर 2। यहाँ जो है आपको ए से पूछा जाएगा, ए से होता है ना, ए से पूछा जाएगा 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का ए से होगा। फिर आपसे पूछी जाएगी प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग जो आपको शॉर्ट में लिखनी होती है, वो भी 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स, ठीक है, 60 मार्क्स, ओके। देन जो है आपका वो आपका आएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो आपका आएगा वो आएगा आपको हिंदी टू इंग्लिश करने एंड इंग्लिश टू हिंदी करने, ये दोनों आएगा और दोनों 40 मार्क्स कंसिस्ट करेंगे, यानी कि सिर्फ 80 मार्क्स जो है आपका ट्रांसलेशन में है, ठीक है, 80 मार्क्स ये आपका ट्रांसलेशन में है, ठीक है। मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 को फिर रिपीट कर देती हूँ। जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इंडिया एंड वर्ल्ड, इकोनॉमिक, साइंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आएगा। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है जिसमें ए से आएगा 60 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग आएगा 60 मार्क्स का, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी 40 मार्क्स ईच। अब जो है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास सिलेबस रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मार्क कर सकते हो आपकी सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुई है, आपने कितना रिवाइज किया, ये सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना, ठीक है। मैं एक बाइफर्केशन भी कर देती हूँ। आपको समझ ना आए तो आप फिर से वीडियो सुन लेना, क्योंकि राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई है, बट मैंने आपको बोला है 2 बार, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जो पेपर 3 है हमारा, वो होता है हमारा सब्सटेंशियल लॉ का। यहाँ से लॉ शुरू होता है, सब्सटेंशियल लॉ। तो पहला पेपर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है पहला। देन जो उसके साथ पूछा जाएगा आपको ईजमेंट एंड ट्रांसफर, टॉट पूछा जाता है, ठीक है, ईजमेंट एंड टॉट पूछा जाता है। देन जो है आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी पूछा जाएगा इसी पेपर में। फिर आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, मुस्लिम लॉ एंड स्पेस कम हो गई है थोड़ी, तो मैं बता देती हूँ, मुस्लिम लॉ है एंड हिंदू लॉ भी है इसके साथ साथ, ठीक है। अभी मैं कहाँ लिखूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो मैंने आपके लिए थोड़ा क्लीन कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ हो गया 4th सब्जेक्ट जो है आपका। फिर देन इसके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है इसमें, ठीक है। एंड देन जो है हमारा पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी पूछा जाता है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट। देन जो है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो टोटल 7 लॉ हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ईजमेंट एंड टॉट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ है। अगर हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ को अगर अलग लिखना चाहते हैं तो फिर ये भी 2 सब्जेक्ट है, तो टोटल 8 हो जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टनरशिप एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये सारे आप। तो ये हो गया पेपर 3। अब जो नेक्स्ट पेपर है वो है पेपर 4, ठीक है। पेपर 4 जो है हमारा प्रोसीजरल लॉ के बारे में बताता है, ठीक है, प्रोसीजरल लॉ। अब प्रोसीजरल लॉ में आपके बेसिकली पूछे जाते हैं सीपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों जो है प्रोसीजरल लॉ है और ये तीनों ही इस पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन इस पेपर की एक खासियत है, इसमें ज़्यादातर जो है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सिचुएशन दी रहेगी और आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मेजरली इसमें मिलेंगे। दूसरी चीज़ जो इसमें मिलेगी, आपको प्लीडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। फिर ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि कैसे प्रोसीजर होता है कोर्ट में, एविडेंस कैसे ली जाती है, जो आपका एग्जामिनेशन का ऑर्डर है 137 जो आपको सेक्शन में दिया गया इंडियन एविडेंस एक्ट के, उसका ऑर्डर पूछा जाता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस इस पेपर में आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पेपर नंबर 4। अब जो लास्ट पेपर है ना, ये थोड़ा आपके लिए टेक्निकल पेपर है, क्योंकि इसमें भर के आपको जो है लोकल लॉज पूछे जाते हैं। और अगर आप इंटरव्यू देखोगे ना,
प्रीवियस ईयर जजेस की जो ऑलरेडी जज बन गए हैं या जिनके कुछ मार्क्स से छूटा है, यानी या जो बन गए हैं लेकिन पहले एग्ज़ाम दिया था बट उनके कुछ मार्क्स से छूट गया था, तो वो सारे इंटरव्यू में यही बोलते हैं कि उन्होंने इस पेपर को थोड़ा ढीले से लिया था, इस पेपर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से उनका क्लियर नहीं हुआ था। या तो जो बन गए हैं उन्होंने बोला कि इस पेपर को उन्होंने इक्वली इम्पोर्टेंस दिया इसलिए वो आज जज बने हैं, वरना वो नहीं बनते। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ये जो डिसाइडिंग फैक्टर वाला पेपर है ना, ये क्या हमें बता रहा है। क्योंकि बाकी जो सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजरल लॉ वाला पेपर है ना, वो सारे बच्चे इक्वली पढ़ते हैं क्योंकि सारे आप लॉ ग्रेजुएट हो तो आपको आता है लॉ। बट ये जो पेपर 5 है ये थोड़ा अलग है। पहले डिस्कस कर लेते हैं इसमें सिलेबस क्या है, फिर हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पेपर जो है इंडियन पीनल कोड, ये तो चलिए कॉमन है, ये तो सारे को आता होगा क्योंकि ये सेंट्रल लॉ है और हम सब ने अपने लॉ कॉलेज में पढ़ाई होता है। ठीक है, फिर जो दूसरा है वो है यूपी जमींदारी एंड अबॉलिशन ऑफ लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1954। ठीक है, सॉरी 1951 का है ये एक्ट। क्या है? यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1951 यूपी। ठीक है, फिर जो है आपका है यूपी म्युनिसिपैलिटी एक्ट। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी एक्ट है। फिर जो है आपका अर्बन बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ लेटिंग रेंटिंग एंड एविक्शन ऑफ एक्ट 1972 का ये एक्ट है। फिर जो आपसे पूछा जाएगा वो है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट भी पूछा जाएगा, वो 1953 का एक्ट है आपके पास। ठीक है, फिर जो आपका 6th सब्जेक्ट है ये है यूपी अर्बन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, 1973 का ये एक्ट है। फिर जो आपसे पूछा जाएगा ये जो है इन सारे जो लॉज हमने देखे ना ऊपर, इन सब के रूल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस एक्ट के अंदर जो भी बनते हैं टाइम टू टाइम। तो इस पेपर में आपके लिए क्या क्या था? टोटल 7 हो गए, अगर रूल्स मिलाया जाए, रूल को छोड़ दिया जाए तो 6 है। आईपीसी है, यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1951, अर्बन बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1972, यूपी म्युनिसिपैलिटी एक्ट, यूपी पंचायती राज एक्ट। पंचायती राज एक्ट आई थिंक आई मिस्ड इट, तो 8 हो गए यूपी पंचायती राज एक्ट। ठीक है, यूपी पंचायती राज एक्ट भी है आपके इसमें कवर होगा। फिर यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट ऑफ 1953, देन यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1973, और इनके सारों के रूल्स भी इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस जो कि है मेंस का पेपर 5 का सिलेबस। अब मैं जो बात कर रही थी आपके साथ, पेपर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नया होता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स से के लिए, और जो यूपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फिर भी फेमिलियर होते हैं इस चीज़ से क्योंकि उन्होंने पहले से पढ़ा होता है। बट जो आउट ऑफ यूपी होते हैं वो बिल्कुल न्यू होते हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है। दूसरी जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है जीके। जीके को अब बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये मेंस में भी आ रहा है और ये प्रीलिम्स में भी आ रहा है और इसका वेटेज जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपको प्रीलिम्स भी पास करना है ना, आपको क्वालिफाई भी करना है, तो भी आपको जीके इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अलग पेपर है। ऐसा नहीं है कि लॉ में आपको 10 मार्क्स के जीके पूछ दिए गए, एक अलग पेपर क्रिएट किया हुआ है इन्होंने जीके के लिए। तो जीके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खास करके कहाँ के लिए? यूपी एंड बिहार के लिए। मैंने 3-4 बार बोल दिया ये वीडियो में। ठीक है, अब जो है जो लास्ट लेवल है वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है हमारा लास्ट लेवल होता है, और मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जो होते हैं इन दोनों को मिला के जो है अगर बच्चा कट ऑफ से पार हो जाता है तो वो जज बन जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि लास्ट ईयर जो था ऑलमोस्ट 610 वैकेंसी थी, एंड इसमें जो कट ऑफ गया था ना, प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था हमारा 203 नंबर। ठीक है, 203 नंबर गया था 400 में आई थिंक, एंड 443 गया था मेंस का आउट ऑफ 1000।
यानी कि आधे से भी कम, ठीक है, और इसमें आधा। तो देखिए कितना, और वो इसलिए था कि वैकेंसी ज़्यादा थी तो, और नेगेटिव मार्किंग भी था इसमें। तो ये देख के आप जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ था नेगेटिव मार्किंग और वैकेंसी भी ज़्यादा थी, इसलिए कट ऑफ गई थी लो। बट इस साल नहीं जाएगी क्योंकि वैकेंसी इतनी कम, इतनी ज़्यादा आने नहीं वाली। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई और जो बच्चे फोकस्ड है यूपी की तरफ वो लगातार पढ़ रहे हैं। तो आपको भी मिस नहीं करना है अगर यूपी, तो बिल्कुल आज से लग जाइए। आज से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मैंने पूरा प्रोसीजर बताया। इंटरव्यू में मैं बता दूँ, आपका नॉलेज चेक होता है, बट अगर आपको एक दो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता, आप अगर हम्बली बोलते हो उनको कि आपको नहीं आ रहा, तो दिस इज़ फाइन। आपका सिलेक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। आपकी नॉलेज को ऑलरेडी छन्नी से छान के लाया गया है प्रीलिम्स में और मीन्स में। आप उतना नॉलेज रखते हो तभी आपको इंटरव्यू में लाया गया है। बेसिकली यहाँ पर्सनैलिटी चेक होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, तो मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बोलूँगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बता देती हूँ कि प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो जल्दी से स्टार्ट करें। और आपको अगर कोई भी मदद चाहिए मेरे से तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं जल्दी उससे रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा आपको और आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।